अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है? आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 में। ये क्या होता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करेंगे तो ये कहता है ऐसे किसी भी अभियुक्त को दोषी करार व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या फिर विदेशी हो, मतलब ये विदेशियों को भी प्राप्त है, या कंपनी या फिर परिषद कानूनी व्यक्ति, उनके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त ढंग से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में कितनी व्यवस्था है? तो मुख्य रूप से 3 व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो। ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरा क्या है? उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो इस अपराध के लिए किए जाने समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरोपित की जा सकती है। और तीसरा इसमें और भी जो कि महत्वपूर्ण है, दोहरी क्षति नहीं। ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियुक्त या फिर दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या है? सो अभिशंसन नहीं, मतलब किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति के स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। साथ में इसमें एक बार यहाँ एक चीज यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून है। कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। ठीक है, मान लीजिए कोई काम आप करते हैं, लेकिन मान लीजिए वह काम उस समय तक अपराध नहीं था। ठीक है, लेकिन बाद में उस काम को अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाता, लेकिन आपने उस काम को बहुत पहले कर लिया, तो वह बाद में ऐसा नहीं कि उस काम के लिए आपको मतलब अपराध की श्रेणी में आपको शामिल किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जैसे बहुत सारा काम आदमी पहले करता है लेकिन उस समय वो क्राइम नहीं रहता है, लेकिन बाद में उसको क्राइम की श्रेणी में अगर शामिल कर दिया जाएगा तो उसको आधार बना के किसी व्यक्ति को सजा नहीं दिया जा सकता है। आप चलेंगे, यदि पूर्व पद प्रभाव कानून यह है कि पूर्व व्यापी प्रभाव से दंड अध्यारोपित करता है, अर्थात किए गए कृत्यों पर जो या तो ऐसे कृत्यों हेतु दंडों को बढ़ाता है। अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान के अंतर्गत इस तरह के क्रियान्वयन पर रोक है। हालांकि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानूनों में ही है, न कि सामान्य सिविल अधिकार या कर कानूनों में। दूसरे शब्दों में जन उत्तरदायित्व या एक बार को, ठीक है, एक एक कर को पूर्व व्यापी रूप में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्था अपराध दोषी सजा सुनाए जाने के मौके पर आपराधिक कानूनों पर प्रभावी रहती है। अतः सुरक्षा व्यवस्था के तहत बचाव के मामले एक व्यक्ति की सुरक्षा मांग के आधार पर नहीं की जा सकती है। ठीक है, दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला सिर्फ एक कानूनी न्यायालय फिर न्यायिक अधिकरण में ही उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह विभागीय या प्रशासकीय सुनवाई में लागू नहीं हो सकता चूंकि यह न्यायिक प्रवृत्ति के नहीं है। स्व अभिवंशन एक स्व अभिशंसन के संबंध में, ठीक है, मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्य दोनों में संरक्षण प्राप्त है। हालांकि ये विस्तारित नहीं किया जा सकता है। भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादों पर अंगूठे के निशान, ठीक है, हस्ताक्षर एवं रक्त जांच की अनिवार्यता, किसी इकाई की प्रदर्शनी की अनिवार्यता, इसके अलावा इसका विस्तार केवल उन शिकायतों की सुनवाई पर ही हो सकता है जो आपराधिक प्रकृति की न हो। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि मतलब आर्टिकल 20 के अधीन है। इसमें बहुत सारा और भी चीज आता है, मतलब कोई व्यक्ति को मतलब एक सजा के लिए मतलब एक क्राइम के लिए दो सजा, 2 बार आपको सजा नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात यह भी है, ऐसे किसी व्यक्ति को सजा देने के समय उसी समय का कानून को लागू करेगा। अगर उस समय अगर सजा अगर 5 साल थी जिस समय क्राइम हुआ और बाद में वो सजा मतलब 10 साल हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को 10 साल का सजा देंगे, उस व्यक्ति को वही सजा मिलेगा जो उस समय के कानून से मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात है इसमें एक ये भी है, मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति कोई काम किया, ठीक है, वो उस समय क्राइम की श्रेणी में नहीं है, लेकिन बाद में सरकार कानून बना के उसको क्राइम की श्रेणी में रख देती है, तो उस व्यक्ति को पकड़ के सजा नहीं देंगे। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को मतलब खुद ही मतलब उसके खिलाफ मतलब, ठीक है, गवाही देने से बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डरा धमका कर उसको अपने खिलाफ मतलब गवाही देने के लिए नहीं कर सकते। ये अपराध के दो सिद्धि के संबंध में मतलब संरक्षण का अधिकार जो कि भारतीय संविधान का, ठीक है, मौलिक अधिकार का हिस्सा है, जो कि आर्टिकल 20 जो है आपको प्रदान करता है। दूसरी बात, किसके किसके मिलता है? ये अधिकार भारतीयों को भी है, विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, विदेशी या फिर कंपनी को भी प्रसाद है, परिषद को, सबको मिलता है। ठीक है, मतलब संस्था को भी मिल सकता है, ठीक है, व्यक्ति को भी मिल सकता है। व्यक्ति में विदेशी भी है, भारतीय भी, सारे को अधिकार क्या है? प्राप्त है। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की बात करेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है,
किस आर्टिकल में मिलेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? आर्टिकल 21। और ये किसी भी परिस्थिति में किसी से भी छीना नहीं जा सकता, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान भी, ठीक है, 358 और 359 लगने के बाद भी, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है आपकी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। अनुच्छेद 21 घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो लोगों को वंचित किया जा सकता है, लेकिन किस आधार पर करेंगे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर करेंगे। ऐसे किसी व्यक्ति को, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना, डेट मीन्स किसी भी व्यक्ति की जान लेना। किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का जान नहीं लिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाते हैं, फांसी की सजा सुनाते हैं, तो उसके लिए पूरी एक मतलब प्रक्रिया होती है। इसको कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं? तो उसको ध्यान में विधि रखेंगे। द्वारा तो उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलते हैं। वो व्यक्ति के नाम से केस होगा, वो व्यक्ति जेल में जाता है, उसके बाद न्यायालय में उसको पूरा रिपोर्ट वगैरह तो पूरा जांच पता, उसके बाद न्यायालय उसको फांसी की सजा देती है। प्रसिद्ध मामला की बात करेंगे, गोपालन। गोपालन मामला 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इस व्यवस्था में की गई कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रतिक्रिया के विरुद्ध ही सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति विधि के विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। इस तरह ठीक कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। लेकिन, ठीक है, लेकिन ये चीजें बदल जाती है। मेनका गांधी के पासपोर्ट मामले वाला केस आया था 1978 में, ठीक है, विदेश जाने से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकार का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता। लेकिन मेनका गांधी के मामले में 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले के अपने फैसलों को पलट दिया। अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं है, बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है, ठीक है। न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा, इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों की कई प्रकार है। इसमें प्राण के अधिकार के अलावा भी बहुत सारा आधार है, जैसे सोने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इसमें बहुत सारा है, ठीक है। स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, बिजली का अधिकार, ये सब तो प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार है। अब जीवित है लेकिन आपको पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छ हवा नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, तो इससे भी तो मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। तो इसको मतलब बहुत व्यवस्थित किया गया है और शारीरिक बंधनों को नहीं बांधा, नहीं बल्कि उसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा। केवल शारीरिक बंधन ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसलों को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की। अब देखिए 19 के 21 के अंदर कौन कौन अधिकार है। इसमें विदेश जाने का भी अधिकार है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। मानव भगवान के द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर कृति है, इसलिए मानव को प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु, ठीक है, में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा है। इसीलिए कभी भी सरकार को लगती है इस उद्योग से बहुत अधिक, ठीक है, क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा था, सरकार वैसे उद्योग को क्या करती है, बंद करवा देती है, ठीक है। जीवन का रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, क्या है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हैं तो कोई आदमी आपका फोटो खींच रहा है, कुछ भी कर रहा है किसी पब्लिक प्लेस पे तो कोई आदमी फोटो खींच रहा है, वो भी आपका अधिकार का हनन हो रहा है। आश्रय का अधिकार है, ठीक है, क्या है, आश्रय का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार है। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, शामिल किया गया था। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, डीपीएसपी का भी पार्ट है ये। इसमें निःशुल्क कानूनी शिक्षा का अधिकार 39 के कम है क्या? डीपीएसपी में अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार है। त्वरित सुनवाई का अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार लगाया जाता है, जब तक कुख्यात अपराधी नहीं होता, 4 बार 5 बार गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब उसको हथकड़ी नहीं लगाया जाता है, ठीक है।
अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार है, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार है। भाई इनको फांसी देना ही तुमको दे दो, देर से क्यों दे रहे हो। विदेश यात्रा करने का अधिकार है, ठीक है, 1977 में, ठीक है, इनका पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था, उस समय केस आया था, मेनका गांधी। बंधुआ मजदूरी करने के बंधुआ मजदूरी के करने के विरुद्ध अधिकार है। कब बंधुआ मजदूरी के गैर कानूनी घोषित कब किया गया था, आई थिंक 1976 में ना। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। आपातकालीन चिकित्सक सुविधाओं का अधिकार है, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार है, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ पे आप भारत भारत भले ही भारत में कैदी है, लेकिन कैदी का भी राइट्स होता है, उनका भी राइट्स होता है, उनको भी मतलब ठीक से मतलब जेल में मतलब रहने का, खाना पीना उचित प्रबंधन का अधिकार है। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को फांसी देना, तो ऐसे नहीं किसी चौराहा पे जाके फांसी दे देंगे। बहुत सारा फांसी होता है, लेकिन गुप्त तरीके से जेल में फांसी दी जाती है, ठीक है, लेकिन किसी को सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दिया जाता है। ठीक है, उसका देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है, दोष सिद्धि वाले न्यायालय में आदेश की अपील का अधिकार है, पारिवारिक पेंशन का अधिकार है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सशक्तिकरण का अधिकार है, बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार है, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार है, शयन का अधिकार, किस मामले में आया था शयन का अधिकार। रामलीला मैदान में, ठीक है, आंदोलन चल रहा था, ठीक है, किसको गिरफ्तार किया गया था, रामदेव बाबा, किसको, रामदेव बाबा को, ठीक है, इसी समय बोला गया था भाई साहब, ठीक है। इसीलिए देखिएगा आप ज्यादा से ये ट्रेन वगैरह में रात में ना 1 बजे 2 बजे टीटी चेक करने नहीं आता, ठीक है। आपका टिकट वगैरह अगर मांग रहा है, तो आपको नींद में अगर व्यवधान उतर रहा है, तो वो एक तरह से आपका फंडामेंटल राइट का भी हनन हो रहा है, ठीक है। तो एक मामले में कहा गया था, मतलब से रात में 10 बजे के कि 9 बजे के कि 10 बजे के बाद टीटी वगैरह चेक नहीं करेगी, लेकिन फिर भी ये लोग 2 बजे टिकट चेक करते रहते हैं। आपको मन हो तो आप नहीं दिखाइएगा, ठीक है, लेकिन टिकट रहे तभी नहीं दिखाइएगा, ठीक है, ताकि उस बैकग्राउंड पे उसे लड़ा जा सके, बाद में पता टिकटे नहीं है, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। शोर प्रदूषण के मुक्ति का अधिकार है, ठीक है, इसलिए देखिएगा 11 बजे के बाद 10 बजे का जो भी होता है बंद करवा दिया जाता है। धर्मीय विकास का अधिकार है, अवसर का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार जो है सबको किसके अधिकार दिए गए, सबके सब अधिकार जो सबको किसमें मिलते हैं, 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत मतलब व्यापक रूप से मतलब व्याख्या दी गई है, ठीक है। जबकि पहले मतलब पहले जो केस जो आया था, उसमें क्या बोला गया था, उसमें बोला गया था केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हाँ, केवल बहुत छोटा सा व्याख्या किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में जाके गोलकनाथ में बहुत छोटा व्यवस्था किया गया था 21 में, किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन बाद में इस मामले में इसमें बोल गया कि भाई साहब 21 के अंतर्गत, ठीक है, 21 के अंतर्गत, ठीक है, और भी चीजों का मतलब अधिकार होगा। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक की बंधता नहीं माना गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़ी अन्य पहलू को भी मतलब क्या किया गया, शामिल किया गया। इतने प्रकार का अधिकार एग्जाम में कोई भी पूछ सकता, बताएंगे ये अधिकार फंडामेंटल राइट है कि नहीं, या फिर ये अधिकार, ठीक है, किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें से निजता के आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार पूछता है। हालांकि इसमें बहुत सारे अधिकार जो है ना, एक समाजवादी अधिकार भी है, जो कि आपको राज्य का डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी आपको दिखेगा, ठीक है। इसमें राइट टू प्राइवेसी पूछा जाता है, से किसमें है, विदेश जाने का अधिकार किसमें है, इसमें विवाह का भी अधिकार है, ठीक है, अपने मन के पसंद लड़का एवं लड़की से विवाह करने का अधिकार भी इसी में आता है, ठीक है। आप चलेंगे शिक्षा का अधिकार, क्या था ये, तो देखेंगे 21 के क में शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे है, इसलिए इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा। 21 के क में घोषणा की गई थी कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का अधिकार है। अब राज्य शिक्षा का अधिकार कहा गया तो 6 वर्ष से 14 वर्ष 100 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मूल शिक्षा दिया जाता है, इसमें व्यावसायिक शिक्षा नहीं शामिल होगा, उच्च शिक्षा नहीं शामिल होगा। कोई बोलेगा राज्य, कोई व्यक्ति राज्य से ये नहीं मांग सकता हमको इंजीनियर का पढ़ाई पूरा करवा दीजिए, ठीक है, या फिर बोल सकता है कोई हमको बोले नहीं बोले हमको पॉलिटेक्निक की तैयारी करवाए, तो व्यावसायिक शिक्षा नहीं देगी राज्य, उच्च शिक्षा नहीं देगी, लेकिन मूल शिक्षा देगी, वो भी निःशुल्क होगा, वो भी अनिवार्य होगा, ठीक है। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत की गई है। संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में से एक मील का पत्थर साबित हुआ। सरकार ने एक कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति उठाया गया। इस संशोधन के पहले संविधान के भाग 4 में
भाग 4 में क्या है, संविधान के भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। सब बिल्कुल ठीक है। डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया? अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया। में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं ठीक है अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तथापि निदेशक सिद्धांत होने के कारण ये न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता। अगर लेकिन निदेशक सिद्धांत है, लेकिन ये आर्टिकल 45 के तहत कोई क्लेम नहीं कर सकता था, इसलिए राज्य मनमानी कर रही थी। इसलिए आगे चल के इसको फंडामेंटल राइट में भी शामिल करेंगे, जो कि इसी में आ जाएगा। अब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है, यह अनुच्छेद 45 के निदेशक सिद्धांतों को बदलता है। अब इसे आगे पढ़ा जाता है, राज्य के सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा। इसके लिए मूल कर्तव्य को भी शामिल किया। मूल कर्तव्य के 51 क के तहत जोड़ा गया। ठीक है, इसमें मूल कर्तव्य में शिक्षा का अधिकार कितने नंबर के मतलब कर्तव्य बना दिया गया? 11 नंबर का। 11वां नंबर का है। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का प्रदान करेगा। उसके माता पिता नहीं है तो जो भी उसका संरक्षक होगा उनका ही अधिकार होगा। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। और जीवन के अधिकार के तहत भी मतलब प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता या सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले 1992 को बदला। इसमें घोषणा की गई कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर, ठीक है, इसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद संविधान के आर्टिकल 21 अ को शामिल किया जाता है। ठीक है, 21 ई जब शामिल हो गया तो शिक्षा का अधिकार को क्या बना दिया गया? अनिवार्य शिक्षा। अरे क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार हो गया ना फिर। फंडामेंटल राइट। हाँ ठीक है, तो 21 के में मौलिक अधिकार हो गया। 45 में किसका पार्ट हो गया? राज्य का कर्तव्य हो गया, डीपीएसपी। ठीक है, राज्य को भी जोर दिया, आपका फंडामेंटल राइट हो गया। गार्जियन को जो पेरेंट्स होते हैं उसके लिए क्या जोर दिया गया? ठीक है, एफडी बना दिया, मौलिक कर्तव्य जोड़ गया, उसमें 11वां नंबर के दे दिया। तो शिक्षा का अधिकार को बहुत व्यापक तरह से मतलब प्रस्तुत किया। गार्जियन को भी कर्तव्य को शामिल करे, राज्य को भी कर्तव्य को शामिल करे, फंडामेंटल कर्तव्य को भी। राज्य बोलेगा डीपीएससी का प्रावधान को बोलेगा सो कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकती है, तो फिर लोग फंडामेंटल राइट के क्लेम पे कर सकता है। जब फंडामेंटल राइट है डीपीएस में टकराव होगा तो न्यायालय किसको मतलब वो करेगी? फंडामेंटल राइट को ही करेगी ना। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को किसी भी कंडीशन में नहीं वो माना जा सकता है। तो इसीलिए राज्य कभी भी मनमानी नहीं कर सकती। इसीलिए आपको सरकारी स्कूल में जाएंगे तो आपको पहली से लेके ठीक है 10वीं तक की शिक्षा आपको मुफ्त दी जाती है। किसी भी तरह का पैसा लगता है क्या? नहीं लगता। अब ये मत कीजिएगा जाते 10 रुपया 20 रुपया एडमिशन कराने में ले ले, तो लेना नहीं है। स्कूल में ले लेता हूँ दूसरी बात है। ठीक है, नामांकन से लेकर सारी प्रक्रिया मुफ्त होती है। परीक्षा फी वगैरह कुछ भी नहीं लेना, वो ले लेता है वो दूसरी बात है, लेना नहीं है। ठीक है, सारा प्रावधान कौन करती है? स्टेट करती है। अब जो भी करे सरकार ने व्यवस्था तो की है। अब 21 के में अनुच्छेद में संसद ने बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 अधिनियम करके इस अधिनियम में के अंतर्गत ये व्यवस्था 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चों को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली ठीक है पूर्णकालीन प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसी औपचारिक विद्यालय उसमें अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हो। मतलब वहां पे क्या मतलब ऐसा विद्यालय होना चाहिए जिसका मानक अनिवार्य परिपाटी में मानक का पालन किया जाता है। इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया कि समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ठीक है न्यायपूर्ण एवं सामाजिक न्याय निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इस तरह का प्रावधान जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार तीनों जगह पे है, इसको ध्यान रखिएगा। शिक्षा का अधिकार से यही प्रश्न बनता है। ठीक, 21A मौलिक कर्तव्य 45 ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज का 11वां नंबर का। ठीक है, 21A को कब जोड़ा गया? 2009 में। ठीक है, मतलब 9-10 में बन गया था। ठीक है, और ये 2002 में फंडामेंटल ठीक है ड्यूटीज को। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन में सॉरी हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ पे चलेंगे निरोध एवं, ये लास्ट रहेगा, निरोध एवं गिरफ्तारी। निरोध एवं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है, दंड विषयक जो कि कठोर होती है और निवारक। ठीक है, दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया हो,
और अदालत उसे दोषी ठहराया जा चुका। निवारक हिरासत हुआ है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देने जैसा। जैसे मान लीजिए हमको पता चले से आप कुछ अपराध करने वाला है, मतलब पता चलता है सरकार को से आप कोई अपराध करने वाले हैं, तो सरकार बिना अपराध किए हुए भी आपको मतलब क्या कर सकता है, आपको नजरबंद कर सकती है। मतलब इसका आधार ये होगा से आपको अपराध करने से मतलब क्या करना, रोकना, ठीक है। बचाना। उसी को निवारक कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होगी, ठीक है। हमको डाउट हो जाएगा, गवर्नमेंट को डाउट है, पुलिस अधिकारियों को डाउट है, तो उस आधार पर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। उसको निवारक कहते हैं। अनुच्छेद 22 के दो भाग है। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, तो दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। सबसे पहले गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार है, से क्यों गिरफ्तार किए जा रहे पूछेगा। विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार है, मतलब विधि व्यवसायी मतलब कौन, वकील, वकील। मतलब वकील। उसको वकील से अपना पूरा तरह से राय लेने का अधिकार होगा। दंडाधिकारी जो मजिस्ट्रेट होता है, न्यायाधीश जो उनके सम्मुख 24 घंटे की यात्रा के समय निकाल कर यात्रा के समय को मिलाकर पेश करने का अधिकार है, ठीक है। समय को छोड़कर है ना सर? ये गलत है, ये मिलाकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे में ठीक तो है, छोड़कर लिखा हुआ है। कौन से किताब इसमें मेरे में गलत क्यों लिखे हुआ है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम उत्तर छुट्टी प्रदेश से ले रहे हैं। गिरफ्तार करके बिहार लाएंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश से किसी को बिहार 24 घंटा तो उसको लाने जाने में बीत जाएगा, ठीक है। तो इसमें वो समय को छोड़कर होता है। ये क्या पता इसमें कुछ कुछ गलत दिए हुआ है, ठीक है। ये कौन सा एडिशन है तुम्हारा इसमें, 6 एडिशन है। ठीक है, लगता है इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसमें यात्रा का समय निकाल कर है, ठीक है, इसमें निकाल कर होना चाहिए, ठीक है, इसमें मिलाकर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो जितना देर उसको यात्रा करने में लगे ना वो समय काउंट नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार है। अगर मान लीजिए दंडाधिकारी अगर किसी भी तरह का मतलब वो नहीं कर रहा है, ठीक है, सुनवाई नहीं हो रहा है, तो 24 घंटा से ज्यादा उसको गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किसी आदमी गलत कर सकता है, तो उसके लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। उसको रख सकते हैं लंबे समय के लिए, ठीक है। लंबे समय के लिए कितने महीने तक रख सकते पता है आपको, 3 6 महीने। महीने, 3 महीने के लिए। 3 महीने तक, ठीक है, 3 महीने। अगर इससे लंबा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, कमेटी बनाना पड़ता है। अब कमेटी निर्णय देती है, उसके बाद मतलब 3 महीने तक उसको रख सकते हैं शक के आधार पर। आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकारी गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की अनुच्छेद 21 भाग का प्रथम भाग गिरफ्तारी न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकारी गिरफ्तारी नहीं होगा, आयकर न देने पर गिरफ्तार, टैक्स न देने पर गिरफ्तारी नहीं होगा, ठीक है, विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होगा, ठीक है। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या फिर सरकारी अपराध प्रकृति में कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हित पे हो सकता है, ठीक है। मतलब आपराधिक क्रिया में होगा, मान लीजिए कोई टैक्स नहीं दे रहा तो उसको नहीं जाके गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। मतलब आपराधिक मामलों में ही गिरफ्तारी होगी। टैक्स वाले अनुच्छेद गिरफ्तार 22, नहीं होते, सीज कर लिया हाँ जाता है बिल्कुल बस। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 22 की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, तो अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। यह सुरक्षा नागरिक और विदेशी दोनों को उपलब्ध। इनमें क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहले व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, अब मैंने ये भी बोला से कमेटी बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो कमेटी बनेगा, सलाहकार बोर्ड होता है, इस बारे में उचित कारण न बताया, ठीक है, बोर्ड उस न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें जो कमेटी जो बने, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लेने का मन है मेरा, हमको लग रहा है ये व्यक्ति जाके उल्टा सीधा बोलेगा और देश तोड़ने की बात करेगा, तो इसको 3 महीना तक तो आराम से इसको रख सकते हैं। लेकिन लग रहा से नहीं है, अभी अभी भी बाहर जाकर उल्टा सीधा बोल सकता है, तो ऐसे कंडीशन में 3 महीना से जब ज्यादा जब ना तो एक कमेटी बनाएंगे, और कमेटी में कौन होंगे, उच्च न्यायालय के जज होंगे। उच्च न्यायालय के जज होंगे, जैसा एडवाइस करेंगे ना उसी मतलब एडवाइस के आधार पर मतलब इसको 3 महीना प्लस इसको रख सकते हैं, ठीक है।
लेकिन 3 महीना तक किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना कहते हैं उसको। इसमें गिरफ्तारी ऐसा नहीं कि थाना वगैरह में, जेल वगैरह में नहीं, उसको घर में भी नजरबंद कर सकते हैं। ठीक है, उठा भी सकते हैं लेकिन घर में भी रख सकते हैं। अब कश्मीर वाला में हुआ था ना, सबके घर के पीछे आर्मी हाँ बैठा दिया गया था और सबको बंद कर इंटरनेट काट दिया गया था। इंटरनेट अगर काट जितना देते तो किसी व्यक्ति को तो 21 का भी तो प्रभावित हो जाता, राइट टू जीवन का अधिकार भी तो प्रभावित होता नहीं किसी इंटरनेट काटने पे। जितना भी अलगाववादी नेता था हाँ, सब। तो जितना पहले सब पे ये लगा था। अब निरोध का अधिकार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध से बताना आवश्यक नहीं है। आप इसको नहीं भी बता सकते, आपको गिरफ्तार करेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं से क्यों आपको गिरफ्तार किए। जबकि पहला वाला में क्या था, उसमें बताना था। बताना था। तो सीधे जब फिल्म वगैरह में नहीं रहता, बोलता है आप तुम्हारे पास वो है क्या मांगता है उसको यार, अरे क्या वारंट बोलते हैं वारंट। उसको, वारंट है क्या। वारंट लेकिन इसमें वारंट बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि बताते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए सार्वजनिक हित की बात होगी, इसमें बताना भी आवश्यकता नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति को अधिकार है कि निरोध के आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करे। ठीक है, वो प्रतिवेदन कर सकता है। अनुच्छेद 22 संसद को भी बताने के लिए, अनुच्छेद 22 संसद को यह बताने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किस व्यक्ति को निवारक विरोध उत्पन्न करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरोध नहीं किया जा सकता। अब 3 महीना से ज्यादा करना तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड तो बनाएंगे। सलाहकार बोर्ड में सदस्य कौन होंगे, कहाँ से चुनेंगे वहां पे सदस्य, किसी को किसी बैठा देंगे, उच्च न्यायाधीश न्यायालय से होंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता, किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किस व्यक्ति को निवारक विरोध का उपबंध करने की किस विधि के अधीन विरोध किया जाएगा, यह भी उसमें होगा। जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया सबके सब इसी में शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये बातें संसद में भी जा सकती है, संसद इसके लिए काम करेगी। 44वें संविधान से 1978 के द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय को 3 माह से, ठीक है, 2 माह कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 44वां, क्योंकि उस समय ना जब इंदिरा गांधी की सरकार ने बहुत लोगों के ने निवारक कानून का दुरुपयोग किया था, इसलिए 1978 में जब जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो उन्होंने बोला भाई साहब 3 माह नहीं रहेगा, अब कितना रहेगा, इन्होंने 2 माह कर दिया। ठीक है, विदाउट सलाहकार बोर्ड पे 2 माह कर दिया। हालांकि ये व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई है, जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह अब भी जारी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान के हिरासत मामले में संवैधानिक शक्तियों को संसद एवं विधानमंडल के बीच विभक्त किया गया। संसद के पास निवारक, निरोध, रक्षा, विदेश मामले एवं भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार है। संसद एवं विधानमंडल दोनों के आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा मामले आदि के हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है, कौन कौन है देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पूछता है। सबसे पहले बात करेंगे निवारक निरोध अधिनियम 1950। ठीक है, इसको कब समाप्त किया गया, 1969 में समाप्त कर दिया। उसके बाद आया मीसा आता है, मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 में, इसको कब समाप्त किया गया मीसा को, 1978 में। 1978 में। ठीक है, निवारक निरोधन का नियम की बात करें 1950 में, 1969 में समाप्त होना, फिर 1971 में मीसा आता है, 1978 में समाप्त हो जाता है। अब आते हैं विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम 1974 में आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा NASA लगता है, बहुत खराब कानून होता है, 1980 में आता है NASA। ठीक है, मतलब अब मान देश तोड़ने की बात करेंगे तो आपको NASA लगेगा, बहुत डेंजरस कानून है। ठीक है, चोर बाजारी निवारक एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, ये 1980 में आता है। ये टाडा जो था बहुत खतरनाक था। ठीक है, संजय दत्त पे टाडा ही ना लगा था। ठीक है, 1985 में, इसको 1995 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण टाडा। ठीक है, टाडा सबसे अभी तक जितना भी कानून बना है, टाडा और पोटा बहुत ज्यादा डेंजरस था। ठीक है, तो 1985 में टाडा या 1955 में, 1995 में समाप्त कर दिया गया। स्वपाक, ठीक है, औषधि और मनरू प्रभावी पदार्थ अधिनियम, यह 1988 में आती है। सबसे बड़ा डेंजरस जो था पोटा जो था। ठीक है, पोटा में एक बार ये भी आया था, क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेशन भी पोटा में है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ज्वाइंट सेशन अभी तक 3 बार है। एक कब आया था, 1961 में, 1900, एक बैंक वाला कब आया था, 1969 है क्या, और एक है 2002 में पोटा। ठीक है, 3 बार में ज्वाइंट सेशन आया था। 78 है, अच्छा। ज्वाइंट सेशन 3 बार आया, एक बार पोटा वाला में था। ठीक है, तो पोटा कब आया था, पोटा
2002 2002 में आया, लेकिन 2004 में इसको समाप्त किया। इसके विरोध में बहुत सारे लोग थे क्योंकि सरकार इसका दुरुपयोग कर रही थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पोटा में, एक बार पोटा में नाम जिसका आ जाता है उसका लाइफ बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि टाडा और पोटा अभी तक का जितना भी डेंजरस कानून था, टाडा और पोटा अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक कानून था। पर एक बार किसी के ऊपर अगर लगा तो समझिए उसका कहानी समाप्त। संजय दत्त के ऊपर टाडा लगा था, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, ठीक है, यूएपीए। ठीक है, अभी यूएपीए अभी किसके ऊपर लगा था? अभी किसी के ऊपर लगा था यूएपीए। ठीक है, हमेशा लगते रहता है। ये भी बहुत खराब कानून है यूएपीए 1967, जो कि 2004, 2008, 2012 तथा 2019 में संशोधित किया गया। ठीक है, यूएपीए 1967 में आया था। ठीक है, लेकिन संशोधित ये भी पूछता है यूएपीए आया कब 1967 में, संशोधन कब हुआ? 4, 8, सर, 12। एक पत्रकार पे अभी लगा था वो अभी अनंत हाँ सिंह को यूएपीए ही लगा था ना। हाँ, इमाम सरदिल की क्या नाम था जिसके ऊपर यूएपीए लगा था, लेकिन सरकार उसको कोर्ट बोला छोड़ने के लिए, क्या नाम था उसका? चाइना फंड ऐसे करके कुछ मामला था। अरे हाँ, ये भी तो पकड़ाया था ना, चाइना को फंड कर रहा था, क्या नाम था? फंड ले रहा था उससे, फंड ले रहा था चाइना से, तो दिल्ली में पकड़ाया था। हालांकि वो INR क्या NRI है, उसके ऊपर यूएपीए लगाया था। ठीक है, सरजिल इमाम के ऊपर यूएपीए किस लिए लगा था? कि उसने बोला था ना, चिकन नेक जो है ना सिलीगुड़ी में जो पड़ता है, उससे भारत को काट के नॉर्थ ईस्ट से मतलब उसका रिश्ता समाप्त कर सकते, इसलिए लगा था उसमें। ये लगते रखता यूएपीए कब आया था? देखिए इसको आसान है, 4 में 4-8, 4-4-8, उसके बाद 12 में, और फिर 2019 में इसे संशोधित किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व का कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्था हो। अमेरिका में तो है ही नहीं। ठीक है, ब्रिटेन ने इन्हें तब दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में भी ब्रिटिश समय काल के समय का व्यवस्था थी। ठीक है, उदाहरण के लिए बंगाल में राज्य कैदी विधायक 1818। ठीक है, भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध व्यवस्था थी। मतलब किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है, क्योंकि अमेरिका में नहीं है। ब्रिटेन में बहुत पहले था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है हमें यहाँ इतना अधिक ये सब लोगों के पावर का खत्म करने के लिए सब एक्ट है, जिसके ऊपर लग जाए समझिए ये बहुत पावरफुल कानून होता है ये सब। ठीक है, अगर लगा तो समझिए किसे कहानी समाप्त। ये सारे के सारे किसके द्वारा बना गया? तो संसद के द्वारा। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, जहां से प्रश्न पूछता है मैं बता देता हूँ। ये सबसे पहले था निवारक निरोधक 1950 में, 1969 में समाप्त हो गया। मीसा कब आया? 71 में आया, 78 में समाप्त हो गया। ये जो नासा की बात मिसा करेंगे है ना, 1980 में। लालू यादव अपनी बेटी का नाम इसी मिसा पर रखा है। हाँ, इसी मीसा पे लगा, लालू यादव पे सर लगा था ये मीसा एक्ट, कि इसका विरोध कर रहा था, कुछ तो कर रहा था। नहीं, लालू यादव पे लगा, इमरजेंसी के समय मीसा लगता था सब पे। हाँ सही हाँ, बोले, इमरजेंसी के इमरजेंसी के समय समय लगा जेल था गया मीसा, था ना। इसे मीसा एक्ट के तहत जल गया था। हाँ, टाडा ध्यान में रखिएगा 85 में आता है, 95 में समाप्त होता है 10 साल के बाद। पोटा की बात करें, इंपॉर्टेंट है, 2002 में आया, सबसे जल्दी इसी को समाप्त किया गया क्योंकि उसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा था। ठीक है, उसके बाद यूएपीए अभी चालू है। अभी कौन सा चालू है? यूएपीए चालू है, जो कि 1967 में आया था। ठीक है, 2002, 2004, 2008, 2012 और 2019 में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया। कल हम लोग पढ़ेंगे 23 और 24 पढ़ेंगे, जो कि शोषण के विरुद्ध क्या होगा? अधिकार होगा। ठीक है, तो कल के क्लास में इसको देखेंगे और इसी के साथ आपका एक जो है वो भी मतलब